नमस्कार, मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, डीन इन विभागाध्यक्ष कलानिधि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं। और आज का ये जो टॉक में जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिबेट काउंसिल की तरफ से आयोजित किया गया है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक जिस पर मैं टॉक देने जा रहा हूं, जिसका विषय है हर पंचायत में एक लाइब्रेरी की ज़रूरत। और हमारा जो इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम है, जो भारतीय लाइब्रेरी व्यवस्था है, उसके बारे में अपने कुछ विचार यहाँ आप सब लोगों के साथ साझा करूँगा। ये जो मेरा टॉक है इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रिसर्च। ये जो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने जो काम किया है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, और मेरा जो इन भारत के तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लाइब्रेरी की प्रमोशनल बॉडीज़ हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर, उनके साथ जो मैं जुड़ा रहा हूँ, उसके बेसिस पर मैं आज ये अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करूँगा। ये दोनों ही टॉपिक, ये लाइब्रेरी इन एवरी पंचायत और इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम, दोनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दोनों टॉपिक पर ही बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इन दोनों टॉपिक्स को एक के साथ जोड़ने का सही मतलब ये है कि जो हम हर पंचायत में एक लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, वो हमारे इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है कि जो हमारा करंट इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम है, वो किस तरीके से वो सब चीज़ को इनकरेज करता है, उसको प्रोत्साहित करता है। तो मैं शुरुआत करूँगा भारत के प्राचीन इतिहास को लेके, भारत के एंशिएंट कल्चर को लेके। भारत दो शिक्षा के क्षेत्र में एक महान हस्ती, एक शिक्षा गुरु के रूप में जाना जाता था। अगर हम बात करें वैदिक पीरियड से, हमारी जो प्राचीन समस्या थी, उसके अगर हम इतिहास की बात करें, उस समय जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, वो बहुत ही एक वेल प्लान्ड और एक बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई शिक्षा पद्धति थी। वो बात अलग डिबेट का विषय हो सकता है कि शिक्षा सभी के लिए थी कि नहीं थी, या एक पर्टिकुलर क्लास के लिए थी। लेकिन जो भी सिस्टम था, एक बहुत ही वेल प्लान्ड, और उसका जो माध्यम था वो ओरल ट्रेडिशंस थे। उसमें जो गुरु के द्वारा शिष्यों को जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल के दौरान, आश्रम के दौरान, या उसमें उस समय जो हम नज़र मारते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन, जानकारी नहीं है कि उस समय जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन था कि नहीं था। लेकिन ये था कि एक बहुत अच्छी शिक्षा पद्धति गुरुकुल के द्वारा दी जाती थी, और उसमें जो भी स्टूडेंट्स होते थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और जब हम बात करें इंडिया का इतिहास, जहाँ पर मिडिवल पीरियड की शुरुआत से पहले की बात करें, उस समय की बात करें जहाँ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटी सिस्टम के तौर पर इंडिया का एक इमरजेंस हुआ। और उस समय अगर हम देखें तो नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, विक्रम तक्षशिला, ये जो बहुत सारे जो एग्जाम्पल हमारी
हिस्ट्री में मिलते हैं उसमें साफ तरीके से जाहिर होता है कि उस समय इंडिया में 3 तरह की लाइब्रेरीज हुआ करती थी। रिलीजियस लाइब्रेरी जो मंदिर, मठ और तरह तरह के जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस थे उनके द्वारा जो किताबों का संग्रहण करके लाइब्रेरी, और उसके बाद कुछ प्राइवेट लाइब्रेरीज होती थी जो कि बहुत सारे जो लेखक होते थे जो अपनी खुद की मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, या महाराजा जो किंग होते थे, या फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर प्राइवेट लाइब्रेरीज का काफ़ी चलन था। और एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अगर हम बात करें तो जितनी भी हम नालंदा हो या तक्षशिला हो या विक्रमशिला, इन सब के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल मिलते हैं कि इनकी लाइब्रेरीज बहुत ही वेल प्लान्ड और बहुत अच्छी तरीके से सजाई गई। अब एक जो बुरा समय हिंदुस्तान में शुरू हुआ जब बाहर से लोगों ने खासकर मुस्लिम इन्वेजन हुआ, मुगल इन्वेजन हुआ, जब इंडिया के ऊपर तरह तरह के अटैक्स हुए, तो उस दौरान से लेके और ब्रिटिश पीरियड तक हमारी जो शिक्षा प्रणाली रही है, हमारी जो लाइब्रेरीज रही, उनका काफ़ी नुकसान हुआ। अगर हम एक एस्टिमेट के तौर पर माने कि उस समय हिंदुस्तान में 10 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करती थी, जो कि तरह तरह की लाइब्रेरी, जैसे मैंने आपको 2-3 तरह की लाइब्रेरीज बताई, पब्लिक लोगों के प्राइवेट कलेक्शंस और रिलीजियस कलेक्शंस और यूनिवर्सिटी एकेडमिक लाइब्रेरीज के बारे में जो मैंने बात की, तो वो जो जो जिस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय किया गया था, खासकर मैन्युस्क्रिप्ट को, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि कैसे जो मुगल इन्वेडर्स आए, उन्होंने उनकी उस समझ भी नहीं थी, और समझ के साथ साथ कुछ जानबूझ के भी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट को जलाया गया, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस मैं नहीं करूँगा क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे पास रिसर्च या जानकारी नहीं है। अगर हम मॉडर्न लाइब्रेरीज की बात करें तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, द फर्स्ट मॉडर्न लाइब्रेरी विच वाज established in India was in 1784, that was एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, मद्रास में लाइब्रेरी इन 1818, इंदौर जनरल पब्लिक लाइब्रेरी इन 1854, कैनबरा लाइब्रेरी इन चेन्नई इन 1860, खुदा बख्श फॉर इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी इन 1876, Imperial Library of Calcutta, which is known as National Library of India, was in 1891. तो दैट वाज द पीरियड जो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो एक मॉडर्न लाइब्रेरी का कंसेप्ट हुआ। और अगर हम लाइब्रेरी साइंस की बात करें, जो लाइब्रेरी एजुकेशन की बात करें, वही पीरियड था 19 सेंचुरी का, जो बिगनिंग में सबसे पहले हमारे यहाँ ट्रेनिंग कोर्स जो लाइब्रेरी में शुरू हुआ वो 1911 में। उसके बाद 1950 में पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। 1929 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने कोर्स शुरू किया। 1935 में बेंगलोर लाइब्रेरी एसोसिएशन ने कोर्स किया। 1931 में हमारा जो पहला पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स था वो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में 1931 में शुरू हुआ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1941 में बीएचयू में शुरू हुआ। लेकिन सही मायनों में अगर हम लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया या लाइब्रेरी साइंस के डेवलपमेंट की बात करें, मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस की बात करें, तो ये शुरुआत हुई जब फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मद्रास लाइब्रेरी का यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन अपॉइंट किया गया। आई थिंक दैट वाज इन 1924, और ही वाज सेंट टू यूके फॉर हायर एजुकेशन इन लाइब्रेरी साइंस। और उसके बाद जब वो वहाँ से पढ़ के वापस आए और उन्होंने एक लाइब्रेरियन के तौर पे एक इंडिया को एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए। इंडिया में एक लाइब्रेरी साइंस की
हर प्रकार के कोर्सेज शुरू हुए, हर तरह की एक्टिविटीज शुरू हुई, पोजीशंस क्रिएट हुई, और एक लाइब्रेरी के बारे में सही मायनों में इंडिया में एक एजुकेशन और एक अवेयरनेस क्रिएट हुई। एंड अगर मुझे कहते हुए कोई हेजिटेशन नहीं होता, अप टू हिज लाइफ, दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरीज इन इंडिया। उनके कंट्रीब्यूशन बहुत हैं। आज हम जो भी देख रहे हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एसोसिएशन, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और अ, एक महान लाइब्रेरी साइंटिस्ट के तौर पर उन्होंने इंडिया को, इंडिया में नहीं इंडिया से बाहर भी एक बहुत बड़ी अ, उम्मीद जगाई, एक बहुत बड़ी पहचान दिलवाई। आज भी अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो लोग रंगनाथन के बारे में बात करते हैं, रंगनाथन के बारे में पूछते हैं कि उनका, उनके बाद उसका काम का क्या हुआ। तो हम जब लाइब्रेरी की करंट स्टेट की बात करें, उनके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से कई चीज़ों में हम लोग आज जिस स्थिति में पाते हैं। जब ये इंटरनेट रेवोल्यूशन या कंप्यूटर रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिस्कशन तो बेस बहुत किया, लेकिन हम दुनिया से पिछड़ गए। हम वो कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी को एक बहुत ज़्यादा ओवरडोज की तरह इस्तेमाल किया, और हमने उसको एक सही तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया, और हम धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। और लाइब्रेरीज में जो बहुत सारे डेवलपमेंट होने चाहिए वो नहीं हुए। इसके साथ साथ जो, अगर हम 21st सेंचुरी की बिगनिंग की बात करें, इस इंटरनेट रेवोल्यूशन ने खाली लाइब्रेरियंस को अफेक्ट नहीं किया, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर को, लाइब्रेरी चलाने वालों को एक कई सारी गलतफहमियां पैदा की। लोगों को लगने लगा कि अब तो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब कुछ डिजिटल अवेलेबल है, लाइब्रेरीज की क्या जरूरत है। इस तरह के माइंड सेट्स शुरू हो गए। एक जो कहीं ना कहीं इतने सालों के बावजूद भी एक जो कमी रही, हम सोसाइटी में हम लोगों को ये समझाने में शायद सफल नहीं हुए कि लाइब्रेरीज की इम्पोर्टेंस क्या है। हम जानते हैं, यूजर जानता है, जो यूज करता है उसको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं हम अपनी व्यवस्था में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिला पाए, वो भरोसा नहीं दिला पाए कि लाइब्रेरीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ our research or our education or our society. Without libraries, no research and development is possible. No education is possible. ये सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई लोगों तक पहुंच नहीं पाई। उसके पीछे कई सारी रीजंस रहे। कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी था कि जो लोग लाइब्रेरीज को मैनेज करते हैं, जो लाइब्रेरी को चलाते हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन की तरफ से कम्युनिकेशन गैप रहा, या कहीं ना कहीं उनको एजुकेशन में, या उनकी, हम उसको नेसेसिटी को क्रिएट नहीं कर पाए, और उसकी वजह से आज सिचुएशन ये है कि मोर देन 75% यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियंस की पोजीशन वैकेंट है। और अगर हम किसी भी बड़ी लाइब्रेरी की बात करें, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज आर विदाउट हेड्स। कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जो लाइब्रेरी के फील्ड में, वो नॉन लाइब्रेरियंस हेड कर रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में सडनली ये लगने लगा कि एक प्रोफेसर इंचार्ज और एक कोई भी साइंटिस्ट कोई भी लाइब्रेरी को हेड कर सकता है, और वो शायद लाइब्रेरीज के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि जिस तरीके से एक डॉक्टर ही एक ऑपरेशन कर सकता है मरीज का, क्योंकि मैं हमेशा मेडिकल साइंस और लाइब्रेरी साइंस को कंपेयर करके चलता हूँ। दोनों का बेसिक पर्पज ये है, वेल बीइंग ऑफ द पीपल, वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। एक तरफ डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाते हैं, उनको बीमारियों से निजात देते हैं, जबकि लाइब्रेरीज लोगों को उनकी ज़िंदगी बनाती हैं, उनको ज़िंदगी के कैरियर बनाने में, उनकी उनकी रेपुटेशन रिसर्च बनाने में उनका पूरा का पूरा साथ देते हैं। तो जब हम एक हॉस्पिटल को किसी और नॉन टेक्निकल आदमी को नहीं दे सकते, तो हम लाइब्रेरीज को कैसे किसी को भी हेड करने के लिए दे सकते हैं। और ये हो रहा है, बजट कट्स हो रहे हैं, पोजीशंस कट हो रही हैं।
जहाँ नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी में 135 पोजीशंस हुआ करती थी, वो घट के 20 पोजीशंस हो गई। जबकि सच्चाई ये है कि काम बढ़ा है। ये टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमें लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, मोर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, देयर इज अ मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी, देयर इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। लेकिन वो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ लोगों तक, जो अथॉरिटीज को हम बता नहीं पाए या वो जानना नहीं चाहते, क्या रीज़न है, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन आज की देश में अगर मैं आज लाइब्रेरी सिस्टम की व्यवस्था की बात करूं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। बहुत ही कुछ अच्छी लाइब्रेरीज को छोड़ के, खासकर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में फिर भी बहुत बेटर पोजीशन, कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ के जगह जगह लाइब्रेरीज की हालत बहुत अच्छी नहीं। अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। मैं सब्जेक्ट की तरफ आने की कोशिश करता हूँ, जो आज का सब्जेक्ट है। जो हम पंचायत लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, उससे पहले हमें बात करना है कि हमारा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम एक्चुअल में है क्या। अगर हम देखें तो इंडिया में 1948 में सबसे पहले लाइब्रेरी लेजिस्लेशन तमिलनाडु में पास हुआ। उसके बाद और भी कई जगह करीब मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा स्टेट्स में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास किया। क्या उसके बाद भी लाइब्रेरी की सिचुएशन इम्प्रूव? आज की डेट में अगर हम बात करें, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर नारायण मूर्ति, वो काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं। उन्होंने ही डेटा अभी हमें दिया कि हमारे पास टोटल 46,746 पब्लिक लाइब्रेरीज है, जहां हमारे पास 120 करोड़ की पॉपुलेशन है। हमारे पूरे भारत में 46,746 लाइब्रेरीज है, और उसमें से 90% लाइब्रेरी 4 स्टेट के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर 12,000, केरला के अंदर 8,000, कर्नाटका के अंदर 7,000, तमिलनाडु के अंदर 4,000। तो ये जो 4 स्टेट हैं, ये 90% पब्लिक लाइब्रेरीज को सजोए हुए हैं। और अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, हम बात करें यूपी की और मध्य प्रदेश की, यूपी जहां देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पूरे यूपी में मिला के 70 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश में, जो कि एरिया के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, 42 पब्लिक लाइब्रेरीज। यही हालत बिहार और बाकी जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, इनकी हालत। हम पब्लिक लाइब्रेरीज के नाम पर, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। हम जब दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दो बड़ी लाइब्रेरीज हैं। लेकिन क्या वो हमारी सारी जो 1 करोड़ की पॉपुलेशन है दिल्ली की, उसकी ज़रूरतें पूरा कर पा रही हैं, या क्या उनके पास वो सर्विसेज और फैसिलिटीज़ हैं? हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की, बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ द बेस्ट प्रपोजल वी कैन हैव इट। लेकिन स्मार्ट सिटी में हम लाइब्रेरीज को जगह क्यों नहीं देते? नोएडा इतना बड़ा टाउन है, इसमें कोई पब्लिक लाइब्रेरी क्यों नहीं है? गुड़गांव इतना बड़ा टाउन है, इसमें कोई पब्लिक लाइब्रेरी क्यों नहीं है? आई थिंक कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें, यूएस को देखें, यूरोप को देखें, पब्लिक लाइब्रेरी एक सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर, एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो इतिहास रहा है, हमारी जो सभ्यता रही है, जहाँ करोड़ों मैन्युस्क्रिप्ट आज भी हमारे पास, हम मान के चलें कम से कम 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास सुरक्षित हैं। तो वो 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट को लिखना और उनको यहाँ तक पहुँचाना, हमारे जो एंसेस्टर्स है उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। यहाँ से बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट चली गई, वो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है, वो नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है। हमें जिस जिस ऊंचाई, जिस नंबर की हमें पब्लिक लाइब्रेरी की ज़रूरत है, वो पब्लिक लाइब्रेरीज हमारे पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जबकि हमारा जो लेजिस्लेशन है, जो हमारे कानून है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। लाइब्रेरी सेस में कई स्टेट में इस तरह की चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। तो ये स्टेट इस तरह की लाइब्रेरी स्टेटस क्यों है? ऐसा नहीं कि कोई लाइब्रेरियंस की कमी है। मैं जो हिंदुस्तान में नज़र मारता हूँ, हमारे पास बहुत सारे लाइब्रेरी साइंस स्कूल हैं, और हज़ारों की तादाद में हर साल लाइब्रेरी साइंस ग्रेजुएट्स निकलते हैं। उनमें से बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही नॉलेजेबल लोग हैं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके पास बहुत सारे जॉब्स नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं
और ये कोई सिचुएशन आज की नहीं है। अगर आप बात करें तो ये किसी गवर्नमेंट स्पेसिफिक या किसी से नहीं है। हमेशा लाइब्रेरीज को एक वो प्रायोरिटी नहीं मिली है जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें मैं सरकार का दोष नहीं मानता, मैं इसमें हमारे उस सिस्टम का दोष मानता हूँ जिसमें लाइब्रेरियन है, जिसमें लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर है। कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को प्रोजेक्ट नहीं कर पाए कि लाइब्रेरीज को किस ढंग से हमें डेवलप करना है, लाइब्रेरीज रिसोर्सेज को हम कैसे डिजिटाइज करना है, हमें कैसे डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है। कहीं ना कहीं वो एक कलेक्टिव वॉइस नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ पर एक प्रॉपर प्लान नहीं है जो। और उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है, जो मैं समझता हूँ कि लाइब्रेरीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइडेड है। लाइब्रेरीज सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंडर में आती है। जितनी भी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरीज हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के लिए आती हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर आती हैं। उसके साथ जो हमारा स्कूल लाइब्रेरीज हैं, स्टेट लाइब्रेरीज हैं, वो डिफरेंट स्टेट के अंदर, कुछ लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर, म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। तो ये इतना सारा जो डिवीज़न है अथॉरिटीज़ का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो लाइब्रेरीज की जो प्रॉब्लम्स हैं ना, इश्यूज को रिसर्च कर सके, उनके बारे में पॉलिसी मेकिंग बना सके, उनके बारे में कोई डायरेक्शंस निर्धारित कर सके। तो ज़रूरत है। मुझे याद है कि हम लोगों ने एक बार एक प्रपोजल बनाया कि जैसे हमारे पास फाइनेंस कमीशन है उसी तरीके से लाइब्रेरी कमीशन होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज होना चाहिए जो कि लाइब्रेरीज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो लाइब्रेरीज किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर हो, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो, वो लाइब्रेरीज के लिए एक सिंगल बॉडी होनी चाहिए जो सारे इश्यूज को दे सके। अभी हम लोग इतना ज़्यादा डिवाइडेड हैं कि लाइब्रेरियंस को खुद नहीं पता कि कौन सी सिस्टम कहाँ पर क्या, किस तरीके से लाइब्रेरीज की रूल्स रेगुलेशन फंक्शनैलिटी, बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो अगर मेरा मानना है कि मेरा सबसे पहला सजेशन है, अगर हमें इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम को इम्प्रूव करना है, अगर इंडियन लाइब्रेरीज को रिवाइव करना है, तो सबसे पहले वी नीड ए सिंगल अथॉरिटी। और एक अथॉरिटी चाहिए जो हम जहाँ जाके बता सकें कि हमें ये इश्यूज हैं लाइब्रेरीज के, ये पब्लिक लाइब्रेरीज ऐसे इम्प्रूव की जा सकती हैं। कई बार डुप्लीकेशन भी होता है इस एरिया में। तो कोई भी एक अथॉरिटी, कोई भी एक सिंगल डिपार्टमेंट शुड बी मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइब्रेरी सिस्टम। ये डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज हो सकता है, ये लाइब्रेरी कमीशन हो सकता है, या किसी भी तरह की कोई लाइब्रेरी अथॉरिटी जो कि किसी मिनिस्ट्री के अंडर में हो या ऑटोनोमस हो, लेकिन उसके अंदर एक लाइब्रेरी से रिलेटेड लोग जुड़े होने चाहिए जो लाइब्रेरी समझ सकते हो, जिन्होंने लाइब्रेरी की समझ हो। क्योंकि होता क्या है, हमारी बहुत सारी जो कमीशन कमेटीज बनाए जाते हैं उसमें लाइब्रेरीज का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। और जब नॉन लाइब्रेरियंस लाइब्रेरीज के बारे में डिसीजंस लेते हैं तो वो क्या डिसीजन होंगे, एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। उसके साथ साथ लाइब्रेरियंस की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें रिलेवेंट बनना पड़ेगा, हमें हमें सर्विस देना पड़ेगा, हमें अपने आप को एक एक स्मार्ट लाइब्रेरियन के तौर पे आप देखिए, काम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी लाइब्रेरीज की क्या रिलेवेंस है, आपको अपने यूजर्स को बताना पड़ेगा, आपको नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखना पड़ेगा। आज ये जो कोरोना में हम लोग सभी लॉकडाउन के अंडर चल रहे हैं, लोगों को रिमोट एक्सेस या डिस्कवरी के तौर पे किस तरह की सर्विसेज देनी है, कैसे रिसर्चर को, यूजर्स को आपने गाइड करना है कि ओपन एक्सेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ में कोई फेक इंफॉर्मेशन भी है। हमें बताना पड़ेगा कि गूगल एक बहुत अच्छा सर्च टूल है, लेकिन गूगल वेब पर अवेलेबल सारी जानकारी प्रोवाइड नहीं करता है।
As an estimate, Google indexed just 15 to 20% web contents. Rest 80% we call it deep web are not indexed by the Google. तो ये जानकारी हमें लोगों तक, रिसर्चर तक पहुंचानी पड़ेगी। हमें उन माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि लाइब्रेरीज आर रिक्वायर्ड मोर देन एवर। लाइब्रेरीज के बगैर कोई डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है, कोई सोसाइटी डेवलप हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप स्कूल एजुकेशन में अपने अपने ऑनलाइन जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू लेक्चर दे दिया एज ए टीचर, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट अपनी नॉलेज अपडेशन के लिए या फर्दर रीडिंग के लिए कहाँ जाएगा? वो लाइब्रेरी में जाएगा। उसको बुक्स चाहिए, उसको मटेरियल चाहिए। एक टीचर का रोल सिर्फ क्लासरूम तक होता है, और जहाँ क्लास खत्म होती है उसके बाद लाइब्रेरी का रोल शुरू होता है। एक रिसर्चर के लिए लाइब्रेरीज की इंपॉर्टेंस वही है जो कि एक कोई भी जो हार्ट पेशेंट है उसको ऑक्सीजन की जरूरत, बगैर लाइब्रेरीज के कुछ भी पॉसिबल नहीं। लाइब्रेरी एक इन्वायरमेंट है, लाइब्रेरी एक प्लेस है। हम टेम्पल ऑफ लर्निंग क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि जब आप लाइब्रेरी में इंटर करते हैं तो सडनली यू रियलाइज हियर यू आर टू लर्न हियर। तो लाइब्रेरियंस को समझना पड़ेगा लाइब्रेरीज की एम्बियंस कैसी होनी चाहिए, कलेक्शन क्या होना चाहिए, सर्विसेज क्या होनी चाहिए, सर्विस विद स्माइल, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, जब तक इतना सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है कि आपके पास अगर कम भी बजट है उसके बावजूद भी आपके यूजर्स को बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। उसका ट्रस्ट गेन करना, अल्टीमेटली आपको अगर रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको जो रेस्पेक्ट मिलेगी आपके काम से मिलेगी। दूसरी बात जो लाइब्रेरियंस को मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं, बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं, बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं, जो बहुत सारे लोग इसको सुन रहे हैं और हो सकता है बाद में कुछ लोग इसको सुने। भाई, बगैर रोए तो माँ बाप भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। आप अपनी वॉइस क्रिएट करिए, अपनी बातों को कहना सीखिए, चाहे वो आपकी इमीडिएट अथॉरिटीज़ हो, चाहे आपकी उससे ऊपर की बॉडीज़ हो। अपनी रिक्वायरमेंट को उनको बताइए, प्रपोजल्स बनाइए। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसके बारे में सवाल पूछिए, लेकिन अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए। हमें कोई खाली ये नहीं देखना कि हमारी रिटायरमेंट एज क्या है, हमारी सैलरी क्या है, हमारा पे स्ट्रक्चर क्या है। हमें ये देखना है कि हमारी लाइब्रेरी में बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, हमारे यूज़र्स को बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं कर मिल रही है। मुझे रात को 12 बजे भी अगर कोई सर्विस देनी पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ कि नहीं। जो आज की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें क्या मुझे आता है कि नहीं आता? कोई उम्र नहीं होती सीखने की। मैं 54 साल का हूँ। मैंने 1989 में कंप्यूटर साइंस कोर्स किया था और उस समय मैंने क्या पढ़ा था? फोटोन, पास्कल, बेसिक, डी प्लस, डीवीएस प्लस। मैंने वो टेक्नोलॉजी कभी इस्तेमाल की नहीं। आज मैं जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं किसी भी टूल को जो इस्तेमाल करता हूँ, किसी भी ऐप को इस्तेमाल करता हूँ, वो सब मैंने सीखा है। मैंने किसी स्कूल में जाके नहीं सीखा, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ लर्निंग। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो प्रोसेस है, आपको वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। उम्र कोई बाधा नहीं है, डिज़ायर होना चाहिए सीखने के लिए। जो टेक्नोलॉजी से अपडेट करिए अपने आप को। जो एक चीज़ और मैं उन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर्स को कहना चाहूँगा जो बहुत सारी लाइब्रेरीज को चलाते हैं, जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो जो डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर जर्नल्स हैं, या जो मिनिस्टर्स हैं या सेक्रेटरीज हैं, अपनी हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइब्रेरी को बर्बाद होने से बचाइए। आप समझिए, लाइब्रेरीज को लाइब्रेरियंस ही चला सकता है, कोई प्रोफेसर इंचार्ज लाइब्रेरी नहीं चला सकता, कोई नॉन लाइब्रेरियन लाइब्रेरी नहीं चला सकता। आप इस तरह की जो पोजीशंस को फिलअप नहीं करेंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये लाइब्रेरी में टैलेंट कहाँ से आएगा? जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा, जब लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो वो लाइब्रेरी साइंस में क्यों आएंगे? क्यों लाइब्रेरी साइंस में अच्छा टैलेंट आएगा? जब तक
हमारे पास अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी उन पोजीशंस को खाली रखा जाएगा, ये कह के कि अब इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो हम कैसे करेंगे सब? ये 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 हमारी सोच का दायरा बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा कि लाइब्रेरीज की ज़रूरत है, लाइब्रेरियंस की ज़रूरत है। लाइब्रेरीज का काम सिर्फ किताबें लेना देना नहीं है। माइंड सेट है कि लाइब्रेरी में क्या होता है, किताब इशू होती है, किताब रिटर्न होती है, आर्टिकल ईमेल वगैरह से भेज देते हैं। सर ऐसा नहीं है, लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनकी जानकारी जनरल पब्लिक को है नहीं। एक लाइब्रेरियन जो रिसर्च को हेल्प करता है, जो इंफॉर्मेशन दे सकता है, लाइब्रेरियन का सब्जेक्ट बैकग्राउंड कोई भी हो, लेकिन वो हर सब्जेक्ट में उसको मालूम है कौन सा टूल इस्तेमाल करके कौन सी जानकारी हमें इकट्ठी करनी है। तो अगर इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम को, इंडियन लाइब्रेरी व्यवस्था को हमें सुधारना है, तो लाइब्रेरियंस को आगे बढ़ना होगा, उनको अपनी बात रखनी होगी, उनको अपनी लाइब्रेरीज की जो रिक्वायरमेंट है उनको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना होगा, जहाँ कमियां हैं उनको सुधारना होगा, और यूजर्स को सर्विस देनी होगी। और हमें एक चीज और इस इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम में सोच बढ़ानी पड़ेगी कि हमारा जैसा देश जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हमारे पास जैसे मैंने बताया करीब 45,000 40,000 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, लेकिन हमारे पास लाखों दूसरी तरह की लाइब्रेरीज हैं, चाहे वो रिसर्च लाइब्रेरी हो, स्कूल लाइब्रेरी हो, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो, कॉलेज लाइब्रेरी हो। हमें लाखों की तादाद में हमारे पास दूसरे तरह की लाइब्रेरीज हैं। तो हम एक सोच और बदलें कि ये जो हम एक, जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर जगह है जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती हैं, तो क्यों ना हम उन लाइब्रेरीज को, चाहे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हो या चाहे रिसर्च लाइब्रेरीज हो, उनको एक पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे भी उनकी फंक्शनलिटी बढ़ाएं। और जो लोग, जो वहाँ पर पब्लिक रहते हैं, आसपास जो बच्चे पढ़ते हैं, आसपास जिनको घरों में जगह नहीं है बैठने के लिए, या अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, अच्छा एयर कंडीशन रूम नहीं है, अच्छी किताबें नहीं है, अगर हम उनके लिए दरवाजे खोलें, अगर हम सोचें कि जो जो लोग जगह जगह बैठे हुए हैं और उनको लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, अगर उनको हम बढ़ावा दें, तो शायद जो पब्लिक लाइब्रेरीज की कमी है हम उनको हद तक पूरी कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये अ, इतना आसान नहीं है, इसमें लाइब्रेरियंस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, ऑफिशियल्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल है। और ऐसे एग्जाम्पल हैं, व्हेन आई वाज एज ए फुलब्राइट स्कॉलर इन वर्जीनिया टेक, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी थी ब्लैक्सबर्ग में, वर्जीनिया टेक पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दैट वाज आल्सो वर्किंग एज ए पब्लिक लाइब्रेरी। तो वहाँ जितने भी एरिया में लोग थे वो सभी उसको इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं थी, तो दैट लाइब्रेरी वाज डेजिग्नेटेड एज ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एज वेल एज पब्लिक लाइब्रेरी। तो हमारे पास तो स्टेट फंडेड बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज जिनको कि हम पब्लिक के लिए खोल सकते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल्स में, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जहाँ से वो पढ़ाई शुरू करते हैं, स्कूल्स में हमें जितने से ज़्यादा लाइब्रेरी फैसिलिटीज कर सकें उतना अच्छा होगा, क्योंकि बचपन से ही अगर रीडिंग हैबिट हम उनको डालेंगे, हम कहते हैं कि अ, बच्चे किताब नहीं पढ़ते, वो टीवी की तरफ जाते हैं, इंटरनेट की तरफ जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूजर्स लाइब्रेरी में नहीं आते। आई थिंक हमें कुछ सोच भी बदलनी होगी। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई लाइब्रेरी में आके पढ़े। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास रिसोर्सेज है। अगर एक यंग बच्चा वो अपनी लैप आईपैड पे, मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे एक ई बुक पढ़ना चाहता है, तो हमें वो फैसिलिटी देनी चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी में आके पढ़े, वो अपने कमरे में। एक्चुअली हमें ये कंसेप्ट सुधारना, देखना पड़ेगा कि जो जहाँ पढ़ना चाहता है उसको वहाँ उसकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। यूजर्स कन्वीनियंस एट फर्स्ट, एक मंत्र होना चाहिए। हमारी लाइब्रेरीज को एक मंत्र लेके चलना चाहिए, यूजर्स कन्वीनियंस एट फर्स्ट। यूजर की जो कन्वीनियंस है वो प्रथम प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। अगर हम वो मंत्र लेके चलें,
और हम चाहे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करें या और टूल्स का इस्तेमाल करके, अगर हम उनको सर्विसेज जिस जिस कंफर्ट जोन में वो चाहते हैं अगर हम दे सकें, तो वो हमारी लाइब्रेरीज को दोबारा रिलेवेंट और सिग्निफिकेंट बनाएंगे। बहुत कुछ है इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में बोलने के लिए, लेकिन मैं पंचायती राज पंचायती राज में लाइब्रेरी के लिए भी बात करना चाहूँगा। तो मैं अ, उम्मीद करूँगा कि अ, हम जितने भी लाइब्रेरियंस हैं सब एक साथ जोड़कर अपनी रिक्वेस्ट, अपनी प्रार्थना हम अपनी अपनी अथॉरिटीज़ को दें, और दो तीन चीज़ हम ज़रूर कराएं कि जितनी भी पोस्ट खाली हैं अपनी लाइब्रेरी में उनको, क्योंकि जब तक लोग नहीं होंगे काम अच्छा नहीं होगा। जो पोस्ट खाली हैं उनको फिलअप कराएं। जो हमारे पास लाइब्रेरी के लिए बजट कम है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। लाइब्रेरी में अच्छी रीडिंग फैसिलिटी, और सबसे ज़रूरी है कि लाइब्रेरीज को हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बना सकते हैं। रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, डिस्कवरी सर्विसेज की तरफ से गूगल लाइक सर्च इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओपन एक्सेस फैसिलिटीज़ को हम कितना और एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे हम ओपन एक्सेस मूवमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरीके से हम रिसर्चर की हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम पब्लिक की हेल्प कर सकते हैं, कम्युनिटी की हेल्प। हमारी लाइब्रेरीज का कम्युनिटी फोकस बहुत ज़्यादा नहीं है। जो लोग ऐसे स्लम्स में रहते हैं या बहुत सारी जगह रहते हैं, उन तक लाइब्रेरीज नहीं पहुंच पाती हैं। उनकी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लाइब्रेरीज क्या नए इनिशिएटिव निकाल सकती हैं। लाइब्रेरियंस को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोचनी पड़ेगी। नहीं तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर जो हमारा यूज़र है वो लाइब्रेरी से खुश नहीं है, अगर वो लाइब्रेरी सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं है, तो कोई कुछ नहीं हेल्प कर सकता है। लाइब्रेरी सिस्टम को कोई कोई मदद नहीं कर सकता। अगर सबसे बड़ा कोई मददगार है तो हमारा यूज़र, जो लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करता है। कस्टमर इज़ द गॉड। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक उसको उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब हम बात जो दूसरा टॉपिक है इसका, जो उस पर मैं आता हूँ कि ए लाइब्रेरी इन ईच पंचायत, हर पंचायत में एक लाइब्रेरी की जो हम बात कर रहे हैं, वो कोई कल्पना नहीं है। वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे पंचायती राज एक्ट में पूरी तरह डिफाइंड है। अगर आप पंचायती राज का जो हमारा जो 73rd अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 92 देखें, उसके आर्टिकल 40 आइटम नंबर 20 में लाइब्रेरीज आर कंसिडर्ड यूजफुल रिसोर्सेज। और उसमें चाहे वो स्टेट लेवल का पंचायती एक्ट हो या फिर सेंट्रल लेवल पे, हर जगह ये प्रोविजंस किया गया है कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। एज एन एस्टीमेट, अगर मेरी फिगर गलत नहीं है, तो करीब 2,45,000 पंचायत हैं हमारे देश में। और अगर आप देखें हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उनका बहुत बड़ा फोकस है। उन्होंने हमेशा इस चीज़ को सराहा है और उन्होंने हमेशा कहा है कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल सके। उनका जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट है वो एक बहुत ही सराहनीय, अ, हमारे सारे साथी गवर्नमेंट में सब मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इंडिया में अगर आप पिछले 5-6 साल में देखें तो डिजिटल मूवमेंट एक बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुआ है। लोगों की डिजिटल लिटरेसी बढ़ी है, लोगों का हर चीज़ में एक डिजिटाइजेशन का जो इनिशिएटिव है वो बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी तरीके से अगर आप बात करें जो प्रोग्राम है ई पंचायत में क्लियरली डिफाइन किया गया है। जो हमारी मिनिस्ट्री है जो ग्राम पंचायत या पंचायत डिपार्टमेंट को देखती है, उन्होंने अपने एजेंडा में क्लियरली लिखा है कि हम जो टेक्नोलॉजी है उसके उसकी हेल्प से हम किस तरीके से अपने जो भाई बहन गांव में रहते हैं उनको किस तरीके से हम अ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे पहुंचाया जाए उन तक, कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हो चीज़ों की,
उसमें एनआईसी की हेल्प से काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन सेंटर भी खोले गए। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इवन ये जो फाइबर कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है कि हर पंचायत को इंटरनेट हाई बैंडविड्थ फाइबर फाइबर कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट किया जाए, वो एक बहुत बड़ा एम्बिशियस, और आई एम श्योर, मुझे मेरे पास डिटेल नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया काफ़ी कुछ काम हुआ भी है इसमें। तो जब मुझे नहीं लगता कि आज से बेहतर हमारे पास कभी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आज से बेहतर कभी कोई माहौल हो सकता है हर पंचायत में एक लाइब्रेरी क्रिएट करने का। हमारा जो सिस्टम है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के साथ हमारे पॉलिसी मेकर्स काम कर रहे हैं। तो इसमें शायद कहीं न कहीं हमें लाइब्रेरियंस को काम आगे आने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो हम इंफॉर्मेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, जो ई पंचायत में टेक्नोलॉजी को ले जाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए मेरा एक सुझाव है, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस सुझाव को सुन रहे हैं, वो ये सुझाव अ, आगे जहाँ भी सही अथॉरिटीज़ तक पहुँचाएँगे। 2,45,000 ग्राम पंचायत लाइब्रेरी का मतलब है 2,45,000 पब्लिक लाइब्रेरी। आज हमारे पास 46,000 पब्लिक लाइब्रेरी हैं। अगर आप 2,45,000 को ऐड कर दो, तो 3 लाख पब्लिक लाइब्रेरीज़ हमारे देश में हो जाएँगी। 2,45,000 पब्लिक लाइब्रेरी क्रिएट करने का मतलब है कि हम करोड़ों लोगों तक नॉलेज को पहुंचा पाएंगे। उन करोड़ों लोगों तक जो आज की डेट में, मैं आपको एक बहुत अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी सच्चाई बताना चाहूँगा। मैं पैदा हुआ था अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में एक गांव में पैदा हुआ था, और मेरी 8वीं तक की एजुकेशन उसी गांव में हुई। मैं 8वीं तक पढ़ा, स्कूल था, लेकिन कोई लाइब्रेरी नहीं थी। ना तो स्कूल में लाइब्रेरी थी, ना गांव में लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का सही मायनों में मीनिंग मैं जब दिल्ली आया तब मुझे पता लगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जब मैं आज भी उस गांव में जाता हूँ, आज भी स्कूल तो एक और बढ़ गया है, लेकिन आज भी उस स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है। उस एरिया में आसपास कहीं कोई लाइब्रेरी नहीं। 40 साल बाद भी अगर, 50 साल बाद, 45 साल बाद भी अगर वो सिचुएशन ऐसी है, तो कहीं ना कहीं शायद हमारे इनिशिएटर में कमी है। तो इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार मानता हूँ, अपनी लाइब्रेरी कम्युनिटी को मानता हूँ, कि हमारी जो एसोसिएशंस हैं, जो हम लोग हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? हम क्यों नहीं इस तरह के प्रपोजल देते कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए? मैं आपको एक मॉडल देने की कोशिश करता हूँ कि इस पंचायत में एक पब्लिक लाइब्रेरी बनानी है, तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी गवर्नमेंट की पूरी स्कीम है, प्लानिंग है, ई पंचायत है, टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच रही है। अगर फाइबर कनेक्टिविटी वहाँ तक पहुँच रही है, तो इसका मतलब इंटरनेट वहाँ तक पहुँच गया। अब उससे आगे आपको क्या करना चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, आप कंप्यूटर प्रोवाइड कर दें, इंफॉर्मेशन सेंटर खोल दें, अगर सही मायनों में नॉलेज शेयर करना है, तो उसके लिए ज़रूरत है एक ट्रेन्ड लाइब्रेरियन की। अगर आपके पास ट्रेन्ड लाइब्रेरियन नहीं है, तो आप चाहे इंटरनेट हाई बैंडविड्थ क्रिएट करो, चाहे आप वहाँ पर कितने सारे कंप्यूटर्स लगा दो, आप जो मर्जी फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दो, अगर वहाँ पर ट्रेन्ड लाइब्रेरियन नहीं है, तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। आज की डेट में जो लाइब्रेरियन है, वो खाली लाइब्रेरी साइंस के बारे में नहीं जानता, वो इंटरनेट के ऊपर क्या-क्या रिसोर्सेज हैं, क्या-क्या डेटाबेसेस हैं, उनके बारे में जानना चाहता है। आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारी किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में इंटरनेट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, और आगे चल के हम और एक्टिविटीज़ और प्लान कर सकते हैं कि गाँव रूरल एरिया से रिलेटेड और कौन-कौन सी डेटाबेसेस क्रिएट किए जाएँ, क्या-क्या फैसिलिटीज़ किया जाए।
तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि एक क्वालिफाइड ट्रेंड लाइब्रेरियन। ये नहीं होना चाहिए कि पोजीशंस क्रिएट हो गई और किसी को भी उठा के वहां पर उसका लाइब्रेरी का इंचार्ज बना दिया गया। अगर सही मायनों में एक पंचायत लाइब्रेरी की स्थापना करनी है तो सबसे पहले वहां पर सबसे पहली अपॉइंटमेंट होना चाहिए एक लाइब्रेरियन का। आपको पता है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो उसमें 5 पोजीशन सबसे पहले क्रिएट की जाती हैं। उस 5 पोजीशंस हैं वाइस चांसलर, फाइनेंस ऑफिसर, लाइब्रेरियन, रजिस्ट्रार एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। लाइब्रेरियन हर यूनिवर्सिटी में सबसे पहले अपॉइंट किया जाता है, तब यूनिवर्सिटी बनती है। तो इसी तरीके से अगर हमें एक पंचायत लाइब्रेरी बनानी है, सबसे पहले एक लाइब्रेरियन को अपॉइंट करना चाहिए। उस लाइब्रेरियन को अपॉइंट करने के बाद जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि हमें इंटरनेट की ज़रूरत है, कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, और साथ में एक छोटा सा मॉडल लाइब्रेरी रीडिंग रूम, जिसमें कि रीडिंग फैसिलिटी हो, जिसमें कि ट्रेनिंग फैसिलिटी हो। वो लाइब्रेरियन बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को, बहुत सारी पब्लिक पॉलिसीज को, गवर्नमेंट 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 प्लान्स को लोगों तक पहुंचा सकता है। वहाँ रेगुलर ट्रेनिंग हो सकती है, डिजिटल लिटरेसी के ऊपर ट्रेनिंग हो सकती है, और फैमिली प्लानिंग के ऊपर ट्रेनिंग हो सकती है। एग्रीकल्चर जो नई स्कीम्स आ रही हैं वहां पर जाके कभी भी किसी, आज के डेट में हम लोगों ने देखा है, ये जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फेसबुक लाइव, वेबएक्स और सब ऑनलाइन टूल्स, अभी ये प्रूव हो गया है कोरोना टाइम में कि किसी को वहाँ टॉक देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली वहाँ पर जाएं। आप यहाँ से बैठ के भी वहाँ पर लोगों को फसल की बहुत सारी जो नई स्कीम आ रही है उनके बारे में बता सकते हैं, कीड़े लगने की बीमारियों को दूर करने के लिए बता रखे। तो ये जो मल्टीपर्पज पब्लिक लाइब्रेरी की जो मैं संकल्पना कर रहा हूँ, जो मैं विचार ला रहा हूँ, वो एक लाइब्रेरी नहीं, वो एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी होगी, वो एक ट्रेनिंग सेंटर भी होगी, वो एक ऐसी सुविधा होगी जो हर गांव वासी को जो उस पंचायत में रहता है उसको नॉलेज देगी, उसको जानकारी देगी, उसको अवेयर करेगी। चाहे कोरोना जैसा पैंडेमिक हो, चाहे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई र्यूमर हो। गांव में रूमर्स बहुत फैलते हैं, सही जानकारी नहीं होती है। इस तरह के जो इस तरह की जो लाइब्रेरी होगी वो एक मल्टीपर्पज सेंटर के तौर पे काम की जाएगी। 2,45,000 पब्लिक लाइब्रेरी क्रिएट होने के बाद मेरा हर गांव, मेरा हर गांव वासी उस फैसिलिटी को, बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होती है। मुझे कभी ये नहीं पता था कि मेडिकल प्रिपरेशन के लिए भी कोई तैयारी करनी पड़ती है, मुझे ये नहीं पता कि इंजीनियरिंग के लिए भी कोई तैयारी करनी पड़ती है। मुझे गांव में कुछ नहीं पता था, और आज भी गाँव में लोगों को नहीं पता होता। हम वो लाखों बच्चे जो गाँव में पढ़ते हैं उनको बता सकते हैं कि आपके लिए करियर प्लानिंग क्या है, आप किस एरिया में अपने आप को तैयार कर सकते हैं, आप क्या करियर चुन सकते हैं। हम इंटरेक्शन करा सकते हैं। बहुत सारे जो स्वयं प्लेटफॉर्म है या बहुत सारे टीवी चैनल्स जो गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज के लिए या फिर एनएमई सीआईटी सीआईटी के अंदर, एनएमई सीआईटी के अंदर जो क्रिएट हुए हैं, उनका वहां पर एक्सेस दिया जा सकता है। वो जो फैसिलिटीज वहां तक पहुंचेगी, वो सबसे बड़ी बात है। कुछ जानकारी ऐसी होती हैं जो कि लोग पूछना चाहते हैं, तो लाइब्रेरियन बीइंग ए पर्सन हु नोज हाउ टू सर्च ऑन इंटरनेट, उनकी कोई भी जानकारी, कोई क्वेरी इंटरनेट से सर्च करके उनको बता सकता है, उनको ये सिखा सकता है कि इंटरनेट पे कैसे सर्च किया जा सकता है। आज की डेट में गूगल में बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की फैसिलिटी है, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में हम लोग वो ट्रांसलेशन की फैसिलिटी उनको बताई जा सकती है कि गूगल में रीजनल लैंग्वेजेस में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। हर लाइब्रेरी जो हर एक पंचायत में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए इससे बेहतर
पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम नहीं हो सकता हिंदुस्तान में, जिसमें कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत को दे देनी चाहिए, शेयर्ड पार्टनरशिप की बात करनी चाहिए, हमें कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप की बात करनी चाहिए हर हर एरिया में, हर गांव में, हर जगह। और इसमें बहुत सारी जो हमारी जो हम शुरू का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सारा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर क्यों आए? हम क्यों नहीं बात करते? बहुत सारी जो सीएसआर फंड्स है, उन सीएसआर फंड में हम हर इंडस्ट्री को कहें कि वो 10 विलेज पंचायतें लाइब्रेरीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डोनेट करें, कुछ 50 के लिए करें, कुछ 100 के लिए करें, कुछ 10 के लिए, 5 के लिए करें। तो बहुत सारा जो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि अगर मुझसे कोई कहे कि मेरे गांव में ग्राम पंचायत एक पहली लाइब्रेरी बननी चाहिए, मेरी 4.5 बीघे जमीन में एक बिल्डिंग खड़ी हुई है गांव के अंदर, आई विल बी हैप्पी टू डोनेट दैट लैंड टू गवर्नमेंट कि भाई प्लीज आप इसमें एक पंचायत लाइब्रेरी बनाइए, मैं अपनी जमीन आपको देने को तैयार हूँ। और ये मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ कह नहीं रहा, कल मेरे पास कोई आए, मैं पेपर साइन करने को तैयार हूँ कि ये जो मेरे गांव की जमीन है, जो मेरा ये मेरे पुरानी जो बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें 7 कमरे हैं, आप इसमें एक ग्राम पंचायत लाइब्रेरी बनाइए, मैं सारी की सारी फ्री में गवर्नमेंट को जमीन देने को तैयार हूँ। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो हेल्प करेंगे बनाने में। रीड इंडिया मूवमेंट, देयर आर नंबर ऑफ एनजीओज, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको सबको बुला के एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उनको ये आइडिया फॉर्मुलेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, हर पंचायत में एक पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को इंश्योर करना है एक मैन पावर, एक रेगुलर मैन पावर, गवर्नमेंट को इंश्योर करना है टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी, उसको चलाने के लिए बहुत सारे पार्टनर्स भी मिल सकते हैं। और अगर हमें ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ा तो दिस इज बर्थ। जब हम बात करते हैं कि अभी अभी मैं वहां पर क्या देखता हूँ, एक ट्रेंड क्रिएट हो गया है कि लोग बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इंग्लिश मीडियम का अब हो रहा है। तो सही मायनों में हमें वो सिर्फ शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को, वो भी अधूरी है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। और एक लाइब्रेरी सिर्फ स्कूल के बच्चों की जरूरतें पूरा नहीं करती, जो लोग कैरियर चुनना चाहते हैं उनकी मदद करती है, जो बुजुर्ग खाली टाइम में कुछ पढ़ना चाहते हैं उनकी मदद कर सकती है। बहुत सारे गांव में हालत ये है कि बच्चे अपने गांव से बाहर चले गए, बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उनको टाइम पास करने के कोई साधन नहीं, इंटरटेनमेंट के साधन प्रोवाइड कर सकती है। वहाँ पर फिल्म शोज क्रिएट किए जा सकते हैं, उसमें बहुत सारी जो प्रोग्राम लाइव टाइप टेलीकास्ट होते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज क्रिएट की जा सकती है। वो एक लाइब्रेरी गांव का सबसे हैपनिंग प्लेस बनाया जा सकता है। वो जगह एक ऐसी बन सकती है कि गांव का हर आदमी आके वहां पर अपने आप को खुश महसूस करेगा। और एक खुशहाल गांव बनाने के लिए सबसे जरूरत है कि एक ऐसी जगह हो, जो खंडहर बन चुके हैं गांव, जहां पर लोग गांव की से छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वहां पर हमने बिल्कुल ही फोकस, खासकर मैंने अपना एक्सपीरियंस, जो मैं अपने गांव में गया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है। हो सकता है कि साउथ इंडिया में गाँव का हालत कुछ ज़्यादा बेहतर हो या कहीं और ज़्यादा बेहतर हो, मैं सभी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो 1 घंटा पूरे होने जा रहा है, और ये मेरे अपने सुझाव थे कि हर गांव में एक ग्राम पंचायत होना। एक एक चीज जो मैं अभी भी मेंशन करना चाहूंगा, जो कि दोनों ही इश्यूज से रिलेटेड है, वो ये कि हमारे 10 से 12 स्टेट्स में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट तो इनेक्ट हुए, लेकिन जो सेस आता है वो आज भी लाइब्रेरी डेवलपमेंट पे पूरी तरह खर्च नहीं होता, और उसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे याद है कि मुझे वहाँ पर एक प्रोग्राम में ऑनर किया गया था लखनऊ में, तब मैं गया था, तो उस समय 2005 या 6 की बात है, उस समय ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट इनेक्ट हुआ था। लेकिन उस एक्ट के दौरान क्या एक्टिविटीज़ हैं,
क्या उसका सेस कलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो किस किस पर्पज के लिए खर्च हो रहा है, ये कोई जानकारी नहीं है। तो कई जगह तो हम लोग, अगर हमें ज़रूरत है कि हमें पब्लिक लाइब्रेरी बढ़ाने के लिए हर स्टेट में एक एक्ट होने की बजाय हम एक सेंट्रल लेवल पे एक एक्ट लेके आए पूरे देश के लिए। हम हमारे पास नेशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन पॉलिसी नहीं है, तो क्यों ना हम नेशनल इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी पॉलिसी की स्टैब्लिशमेंट करें, जिसके अंदर हम प्रोविजन करें कि एक नेशनल लाइब्रेरी एक्ट होना चाहिए। उस नेशनल लाइब्रेरी एक्ट के अंदर कोई प्रोविजंस होने चाहिए कि जब हम हर चीज़ के लिए सेस कलेक्ट कर सकते हैं, तो लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए सेस क्यों नहीं कलेक्ट कर सकते। तो आखिर में मैं कहना चाहूँगा, मैं जो भी आप लोगों को सुझाव या जो आइडिया दे रहा हूँ, मैं दिल से बात कर रहा हूँ। मैं एक पैशनेट लाइब्रेरी हूँ। यहाँ पर आप लोगों से बात करते हुए जब मैं लाइब्रेरीज की हालत देखता हूँ, मैं मुझे मेरे जैसे लोग जो एक अब पूरा कैरियर ऑलमोस्ट अच्छी तरह से बिता चुके हैं और एक एक बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, मुझे अचीव करने के लिए ऐसा कुछ खास बचा नहीं है। तो मुझे कोई उस तरह की लालसा नहीं है। लेकिन जब मैं अपनी यंग जनरेशन को देखता हूँ, अपने यंग प्रोफेशनल्स को देखता हूँ, उनके अंदर टैलेंट है। दे कुछ सम ऑफ देम आई फाउंड बेटर देन मी। उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो उनके अंदर नॉलेज है, मैं देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ कि जब मैं इस एज में था तो मैं क्या था, और जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दे कैन बी द very good librarians in the future. They can change the fate of any university library. They can change the fate of any public library, but they are not getting opportunity. So, मेरी request to all policy maker, all the administrators, please look into the grievances of the libraries. Please look into the issues concerning libraries. Libraries are very important. I can guarantee nobody can do a good research. No country can progress without good libraries. और जहाँ तक पंचायत में लाइब्रेरी होने का सवाल है, वो तो एक नेसेसिटी है। और अगर हम उस नेसेसिटी को नहीं समझेंगे, अगर हम उसको पूरा नहीं करेंगे, तो हम उन करोड़ों लोगों को, उनकी जो इवन एजुकेशन फॉर ऑल तो हमने बात कर ली, एजुकेशन ऑल फॉर ऑल के साथ हमें इंफॉर्मेशन फॉर ऑल क्यों नहीं जोड़ा, लाइब्रेरीज फॉर ऑल हमने क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि एजुकेशन बगैर लाइब्रेरीज के पॉसिबल नहीं है, एजुकेशन बगैर इंफॉर्मेशन के पॉसिबल नहीं है। हम समझना नहीं चाहते या हम समझ के अनजान बने हुए हैं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन एक फैक्ट है कि इस देश में लाइब्रेरीज की हालत अच्छी नहीं है, और उसके लिए हर कोई जिम्मेदार है, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो मैं अपने लाइब्रेरी कुलीग्स को मानता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। और अगर हम इस सिस्टम को नहीं बदल पा रहे, या हम उनसे बात नहीं कर पा रहे, या हम कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे, ख़त्म करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वी हैव वेरी डायनेमिक गवर्नमेंट, वेरी सपोर्टिव गवर्नमेंट। जो भी सही आइडिया या सही पॉलिसी प्लान अगर हम बना के दें, वो ज़रूर पूरा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ज़रूरत यह है कि हम लोग आगे आएँ, हम अपने अपने जो भी प्लान है, प्रपोजल्स हैं, उनको जो भी इमीडिएट अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुँचाएँ, और कोशिश करें कि खाली सबमिट करने से कुछ नहीं होता, रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है, रिक्वेस्ट ज़रूरी है, ज़रूरत पड़े तो उनके हाथ जोड़िए, उनके पैर पड़िए। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे किसी के पैरों में गिर के भी ये गिड़गिड़ाना पड़े कि मेरी लाइब्रेरीज़ को बचा लो, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ बिकॉज़ ऑफ दिस प्रोफेशन। मुझे इस प्रोफेशन ने बहुत कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, सम्मान दिया है, और सबसे बड़ी बात, मेरे परिवार की रोजी रोटी इसी प्रोफेशन से जुड़ी है। तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होगा किसी के सामने रिक्वेस्ट करने से कि लाइब्रेरीज का जो ड्यू प्लेस है उसको प्रोवाइड करें, और वो पॉसिबल है। ज़रूरत है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे सिस्टम है, जो हमारी पोजीशंस हैं, उनको फिलअप करें, जो हमारी जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट है सब उनको पूरा करें। और आखिर में
हर पंचायत में एक लाइब्रेरी ख्वाब तो है, लेकिन एक रियलिटी होने में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। इस ख्वाब को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। मैं रामानंद शर्मा जो यंग बहुत ही डायनामिक प्रोफेशनल हैं, मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह की एक डिबेट के लिए इनवाइट किया। क्योंकि अ, यहाँ पर कोई चार्टर नहीं था, कोई बंदिश नहीं। हो सकता है कुछ बातें कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, मगर मैंने जैसे कहा, मैंने जो भी कहा है दिल से कहा है और ये एक पैशनेट लाइब्रेरियंस की फीलिंग है जो सिर्फ़ लाइब्रेरीज़ के लिए जीता है और लाइब्रेरीज़ के लिए ही ज़िंदा रहना चाहता है। इन शब्दों के साथ आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे शब्दों को सुना। अगर इसमें से कुछ चीज़ें आपको लगता है कि आप आगे ले जा सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ज़रूर आगे बढ़िए। मेरे स किसी साथ की ज़रूरत है, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद,